आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर हम इसे ही आगे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान से समझेंगे ये क्या होती हैं और इनका क्या रोल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनको क्यों कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों कहते हैं, दोनों चीजों को हम लोग क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहने का इशू ये होता है बेटा कि यहाँ पे जो ये जिन लाइंस की हम बात कर रहे हैं ये लाइंस एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज के पे अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इस वजह से हम लोग इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहने का इशू ये है कि हमारी ये जो लाइंस होती हैं इनकी प्रेजेंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करती है, राइट। होती क्या है बेटा, एक्चुअली में ये लाइंस कोई भी रियल लाइन नहीं होती है, ये इमेजिनरी होती हैं। और जो आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज लेके जाएं, वो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में या जिस पथ पे मूव करेगा दैट इज आवर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज आप फील्ड में लेके जाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज जिस पथ पे मूव करेगा, द पथ covered by any positive charge in electric field is defined as electric field lines, right? या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि electric field lines are those imaginary curves which represent the motion path of positive charge in a electric field, right? मतलब पॉजिटिव चार्ज को आप लेके जाते हैं फील्ड में और उसके बाद वो जिस पथ पे मूव कर जाता है, द पथ, समझ रहे हैं, जिस पथ पे मूव करेगा दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखेंगे क्योंकि बेटा ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछी जाती रहती हैं। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट नंबर बेटा, अगर सपोज करो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास ये कोई नेगेटिव चार्ज है, दोनों आइसोलेटेड हैं। आजकल आप लोग कोविड-19 में आइसोलेशन एक वर्ड सुन रहे होंगे, होम आइसोलेशन वगैरह। तो आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत, मतलब जिसका किसी दूसरे से कोई कांटेक्ट ना हो। वैसे ही चार्ज में मैंने जो बोला आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज का मतलब है कि जहां पे ये चार्ज पुटअप किया गया है वहां पे कोई अदर चार्ज या कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है, वहां पे सेपरेटली केवल और केवल दैट चार्ज इज प्रेजेंट। तो हमने दो अलग अलग आइसोलेटेड चार्ज लिए हैं कि इसके रीजन में वो नेगेटिव चार्ज हमारा प्रेजेंट नहीं है और उस नेगेटिव चार्ज के रीजन में ये पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रेजेंट नहीं है। ये हमारे पास है बेटा माइनस क्यू और ये हमारे पास है प्लस क्यू, क्लियर। आगे अगर हम बेटा यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो वो टेस्ट चार्ज डायरेक्टली रिपल होके इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है, आप टेस्ट चार्ज लाते हैं, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका वेरी स्मॉल और जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज अगर कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं पॉजिटिव चार्ज के पास डायरेक्टली रिपल होगा। ऐसे ही बेटा इधर वाला इधर अगर ले आएंगे तो वो भी रिपल होगा, इधर लाएंगे तो वो भी डायरेक्टली रिपल होगा और इधर लाएंगे तो वो भी डायरेक्टली इस पथ पे मूव करेगा। इन पथों पे जो हमने लाइंस रखी हैं और जिस पथ पे मूव करता है वही हमारी फील्ड लाइंस होती हैं। जैसे हम नेगेटिव चार्ज की बात करें बेटा, यहाँ इसके फील्ड में कोई भी आप पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज लेके आएंगे वो आपका डायरेक्टली वो अट्रैक्ट होगा, ये डायरेक्टली अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे कोई चार्ज होगा तो वो भी डायरेक्टली अट्रैक्ट होगा और इधर भी कोई आपका चार्ज होगा तो वो डायरेक्टली अट्रैक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। और जब अट्रैक्ट होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और जिस पथ पे वो मूव करेगा वही हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कही जाती है। तो यहां से एक चीज क्लियर है, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज स्ट्रेट लाइन फॉर एनी आइसोलेटेड चार्ज, दीज आर कन्वर्जिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड डाइवर्ज these are diverging
फॉर पॉजिटिव चार्ज, डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, वो पॉजिटिव चार्ज, दीज आर डाइवर्जिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्जिंग टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक, हम यहां से क्या कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीनियर फॉर एनी आइसोलेटेड चार्ज, दीज आर डाइवर्जिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्जिंग फॉर नेगेटिव चार्ज। क्लियर, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कही जा सकती है। अब अगर हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे बेटा हम कोई भी फील्ड लाइंस ड्रा करें, जैसे आप जानते हैं, सपोज करिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका निगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट का मतलब टच में नहीं है, कांटेक्ट का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे की फील्ड में रिप्रेजेंट है, मतलब कि दोनों के बीच फोर्स अप्लाइड हो सकता है। सपोज करिए यहाँ पे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज हम लेके आए, बेटा ये पहले स्टार्टिंग में तो रिपल होगा क्योंकि इसका फोर्स जो होगा वो अप्लीकेबल होगा और इसका नेग्लेक्सिबल होगा, यहाँ पे फोर्स जो होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी वेरी हाई, राइट। लेकिन जब ये इस फोर्स की वजह से थोड़ा सा मूव करेगा, तो थोड़ा मूव करने के बाद जब वो इसके इफेक्ट में आएगा तो बेटा इसका जो पथ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर, और जब पथ ऐसा हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका जो टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट वो यहाँ से स्टार्ट होके जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर लेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद जब ये टेस्ट चार्ज आपका जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज से कोलाइड कर जाएगा, और अगर कोलाइड कर जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि उसका मोशन पथ यहीं पे डाइंड हो जाएगा। Hence we can say that electric field lines या electric line of force start from positive charge and ends at negative charge, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज पे बेटा द एंड हो जाती है। ये चीज हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा ध्यान दीजिए, होती क्या है कि जैसे हमारे पास ये है फील्ड लाइंस है, कोई भी फील्ड लाइन है, और इस फील्ड लाइन में हम किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करें, किस पे, फील्ड लाइन पे, तो जो टेंजेंट होगी वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। देखो एक्चुअली में आपने अभी अभी खुद समझा कि जो फील्ड लाइन होती है ये मोशन पथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है, इतनी बात तो क्लियर है बेटा। मोशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, और यहाँ पे मोशन पथ किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज का, तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हेंस वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अकॉर्डिंग टू इट्स टेंजेंट। जैसे आप लोगों ने पिछले वर्ष 11th में सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ा, उसमें आप लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा होगा कि अगर हम किसी स्ट्रिंग से किसी स्टोन को अटैच करके हम उसे सर्कुलर वे में मूव करते हैं और उससे बीच में कहीं भी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है या फिर हम उसे लेफ्ट कर देते हैं, तो बेटा वो जिस पॉइंट पे होता है उसी पथ पे टेंजेंशियल मूव कर जाता है। उसका रीजन क्या होता है, एक्चुअली में बेटा उसको जो सर्कुलर पथ में मूव करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स मिल रहा होता है वो डिसअपेयर होने की वजह से उस पार्टिकल पे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होता है उसी डायरेक्शन में वो मूव कर जाता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है बेटा, वो अगर ऐसे मूव कर रहा था तो इस पॉइंट पे उस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर थी, लेकिन जब वो इस डायरेक्शन में हल्का सा मूव करेगा तुरंत उस पे क्या होगा, इधर वाले का फोर्स इंक्रीज होगा, इधर वाले का थोड़ा सा डिक्रीज होगा और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अगर हम दूसरे पॉइंट पे बात करें, यहाँ पे सपोज करिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हर जगह पे फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग होगी, और फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, हर पॉइंट पे अलग अलग होगी, जो कि उस पॉइंट पे ड्रा की गई टेंजेंट के अलोंग होगी। क्लियर। तो आप थर्ड नंबर में क्या बोल सकते हैं कि the tangent drawn at any point on electric line of force represent the direction of electric field at that point। क्लियर। हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर की, आवर फोर्थ प्रॉपर्टीज। बेटा मैं इस फर्स्ट वाले की इसको साफ कर देता हूं। फोर्थ नंबर ये कहता है टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कोई भी फील्ड लाइंस हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कट नहीं कर सकती हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इफ दे कट देन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट,
बेटा अगर इस पॉइंट पे ये कट कर रही थी दोनों फील्ड लाइन, सपोज करिए दोनों फील्ड लाइंस हैं और ये अगर इस पॉइंट पे कट कर रही थी तो आपकी टू टेंजेंट ड्रॉ की जा सकेंगी उस पॉइंट पे। और टू टेंजेंट, और आपने इसके पहले वाले थर्ड नंबर में ये बात क्लियर की कि टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल गई एक ही पॉइंट पे। वी ऑब्टेन टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ यूनिक पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डबल डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ट्रिपल डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, ओनली वन डायरेक्शन इज पॉसिबल, राइट। तो इसको क्या कह सकते हैं कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट देन वी कैन ड्रा, या फिर बोल सकते हैं टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट विच रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट इट इज इम्पॉसिबल। क्लियर। क्वेश्चन वो प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहती है, जैसे बेटा हमने बनाया ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज बनाया और इस यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज बनाया। हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा की है। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी कुछ ऐसे होंगी, कुछ ऐसे फील्ड लाइंस होंगी, ठीक। हमारी फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, क्या, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो अपनी लेंथ की डायरेक्शन में मिनिमाइज होने का ट्राई करती है, मतलब सिकुड़ने का ट्राई करती है। अगर हिंदी में समझें तो सिकुड़ने का। द फील्ड लाइंस वांट्स टू मिनिमाइज इट्स लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ, मतलब अपनी लेंथ की डायरेक्शन में ही अपनी लेंथ को क्या करना चाहती है, मिनिमाइज करना चाहती है, कम से कम करना चाहती है। और बेटा अगर आप समझिए ये दोनों लेंथ आपकी क्या करने लगे, मिनिमाइज होने का ट्राई करने लगी, मतलब कि इनमें एक टेंशन फोर्स टाइप का। आप खुद समझिए जब आप किसी भी पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, शॉर्टेस्ट वे यूज करेगा मोशन के लिए, अपना शॉर्टेस्ट वे यूज करेगा। और अगर शॉर्टेस्ट वे यूज करेगा तो उसी हिसाब से ये फील्ड लाइंस क्या होना चाहती हैं, कंप्रेस होना चाहती हैं। और कंप्रेशन की वजह से बेटा जब ये फील्ड लाइंस आपकी सारी की सारी कंप्रेस होना चाहेंगी अपनी लेंथ की डायरेक्शन में, तो आप समझ रहे होंगे कि इन दोनों चार्ज पे भी फोर्स अप्लाइड होगा। और हेंस वी कैन से क्या कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वांट्स टू मिनिमाइज इट्स लेंथ in the direction of its length, ठीक। This is why two opposite charge attract each other। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लीकेबल है ना, तो ये बात हम कह सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज नंबर 6। प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या कहती है, प्रॉपर्टीज नंबर 6 में बेटा जैसे आप सेम टाइप ऑफ चार्ज बना लें। प्रॉपर्टीज 6 क्या कहती है, जैसे इसमें कह रहा था कि लेंथ की डायरेक्शन में ये मिनिमाइज होना चाहती हैं, वैसे ही होता क्या है कि अपनी लेंथ की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन में बेटा ये मूव फॉरवर्ड, मतलब एक दूसरे से दूर होना चाहती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वांट्स टू मूव फॉरवर्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। दिस इज वाई सेम टाइप ऑफ चार्ज रिपल ईच अदर। देखिए कैसे मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं बेटा, यहाँ पे अगर देखें कोई चार्ज लेके आए तो वो थोड़ा सा ऐसे आएगा और फिर इसके इफेक्ट की वजह से वो ऐसे कर्व पास अपटेन कर लेगा, ऐसे ही ऊपर कर लेगा। यहाँ लेके आएंगे तो वो ऐसे मूव करेगा, ऐसे, यहाँ होगा तो ऐसे, तो यहाँ होगा तो ऐसे। ये बेटा आपकी क्या है, फील्ड लाइंस है बेटा। मोशन पथ जो होता है वही तो आपकी फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज का, ये है, ठीक। यहाँ पे कोई अगर हम अनदर टेस्ट चार्ज लेके आए तो वो कैसा मूव करेगा, ऐसे, और यहाँ पे अगर लेके आएंगे तो वो ऐसे जाएगा। तो यही बेटा क्या हो जाएगी, आपकी फील्ड लाइन हो जाएगी, ठीक। तो अगर ऐसे आप देखें तो बेटा ये ऐसे चला जाएगा। तो अगर आप अभी ये जो बात बताए आप यहाँ से देख लीजिए बेटा, इसकी लेंथ क्या है, लेंथ ये है, ये डायरेक्शन है, और लेंथ की परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में ये फील्ड लाइंस
इनमें टेंडेंसी होती है अगर दूर जाने की, तो अगर इनमें टेंडेंसी है दूर जाने की तो बेटा उसका इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा आपको, इन दोनों चार्ज पे दिखेगा। भाई जब फील्ड लाइंस आपस में दूर होना चाहेंगी, वांट्स टू मूव फॉरवर्ड, देन सेम टाइप ऑफ चार्ज विल रिपेल ईच अदर, राइट। और यहीं से हमारी इसकी प्रॉपर्टीज डाइंड होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं, एक डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड at the axis of a charged ring, मतलब हमारे पास कोई एक चार्ज्ड रिंग होगी, उसकी एक्सेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बेटा रिंग का मतलब समझते हैं, रिंग जैसे आप लोग चूड़ी पहनते हैं, इस तरह की कोई भी सर्कुलर फॉर्म ऑब्टेन किया हुआ एक वायर है जिसे हमने चार्ज प्रोवाइड कर रखा है, उसकी एक्सेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखिए मैं बना रहा हूं जैसे बेटा ये हमारे पास क्या है, एक जैसे बेटा ये आपकी एक रिंग है जिसकी रेडियस हमने अज्यूम कर रखी है स्मॉल है, हमारी इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल है। गौर से समझिएगा, थोड़ा सा अच्छा डेरिवेशन है। हमें इसकी सेंटर से पास होने वाली एक्सेस पे यहाँ पे कोई पॉइंट P है, कितनी डिस्टेंस पे बेटा, x डिस्टेंस पे, मतलब इसकी डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर O से पॉइंट P की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x है। और हमें इसमें यूनिफॉर्म हमने चार्ज प्रोवाइड कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड बेटा आपका क्या है, प्लस q है। मतलब हमने इसको जो चार्ज प्रोवाइड कर रखा है पूरे इसको रिंग को, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, प्लस q चार्ज हमने प्रोवाइड कर रखा है पूरे रिंग को। और रिंग की रेडियस क्या है, स्मॉल है, और हमें उसके सेंटर O से स्मॉल x डिस्टेंस पर पॉइंट कोई P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। ध्यान से देखिए, हमने इसके लिए बेटा क्या किया, आप समझ रहे हैं ना रिंग कैसी है। बेटा ये रिंग जो बोर्ड पे बनी है, बोर्ड ऐसे नहीं है, हमारी जो रिंग है वो सपोज करिए ऐसे कोई मतलब आपकी रिंग है, ठीक, उसका सेंटर ये होगा, सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो एक्सेस बोली जाएगी। उस एक्सेस पे इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। ध्यान दीजिए कैसे, हमने इस यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्मॉल लेंथ सेगमेंट एज्यूम किया जिसकी लेंथ हमारे पास dl है। अब बेटा अगर इसकी लेंथ dl है, हमने ऊपर भी इतना ही स्मॉल सेगमेंट एज्यूम किया जिसकी लेंथ dl है और उसमें चार्ज क्या है आपके पास, dq है, ठीक। मतलब हमने एक इतना स्मॉल लेंथ का कंपोनेंट एज्यूम किया है जिसमें आपका जो चार्ज प्रेजेंट है वो dq है और जो लेंथ होगी उसकी dl। हालांकि हमें लेंथ dl से कोई रोल नहीं है, इसलिए हमने सीधा चार्ज ले रखा है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रहे कि ये किसी डायमीटर के ही दोनों एंड पे लिए गए हैं, मतलब जो चार्ज सेगमेंट लिए गए हैं वो हमारा किसी भी डायमीटर के दोनों एंड्स पे dq और dq स्मॉल क्वांटिटी के चार्ज एज्यूम किए गए हैं। हालांकि पूरे पे प्लस q है, लेकिन हमको एक छोटा सा पार्ट लेके चलना है, चलें आगे, ठीक। अब हमारा ये जो dq होगा ये बेटा एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। हमारा जो dq होगा, ये dq चार्ज dq या ये वाला dq, ये कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की वजह, पॉइंट चार्ज का बिहेव करेगा। और अगर पॉइंट चार्ज है और हम इसके पहले पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं जिसका फार्मूला हमने निकाला था इक्वल्स 1/4πε0q/r², राइट। तो अब हम इस dq को क्या मान के चल रहे हैं, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बेटा जो होगी dE वो कुछ ऐसे चली जाएगी, बात समझ में आ रही होगी। और ऐसे ही अगर इस वाले सेगमेंट की वजह से देखें
तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी, वो बेटा हमारे पास कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ठीक, हमने ये डिस्टेंस एज्यूम की है r, हमने ये डिस्टेंस एज्यूम की है, बट ये डिस्टेंस हमें गिवन है कि ये रेडियस है, x डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है, ये हमें क्लियर है। हमने r डिस्टेंस अपने मतलब अपने लिए एज्यूम किया है, ये हमें गिवन नहीं है, और इसकी हम वैल्यू निकाल के फाइनल पुटअप करेंगे। हम इसके टर्म में यानी r के टर्म में अपना डेरिवेशन नहीं देंगे, अपना आंसर नहीं देंगे। हमारे पास दो वेक्टर आए d और d, जो कि किसकी वजह से है बेटा, स्मॉल कंपोनेंट की वजह से है। ये बताओ बेटा, अगर हम इसको एंगल अल्फा एज्यूम कर लें तो ये एंगल भी हमारा अल्फा होगा, और बेटा ये भी अल्फा होना चाहिए और ये भी अल्फा होना चाहिए। आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे, ठीक है ये वाला तो है तो ये वाला तो होगा, क्लियर है। ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होना चाहिए, लेकिन ये दोनों अल्फा कैसे? तो बेटा आप खुद जानते हैं, जैसे मेरे पास कोई रिंग थी, ठीक, ये उसकी सेंटर से पास होने वाली लाइन है, तो इस लाइन का इसके सरकमफ्रेंस पे प्रेजेंट किसी भी पॉइंट को मिलाने पे अपनी एक्सेस के साथ जो एंगल क्रिएट होगा वो बेटा इक्वल होगा, क्योंकि आपका इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो सरकमफ्रेंस है इसकी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर। तो उसी हिसाब से हमारे दोनों एंगल क्या होंगे, अल्फा और अल्फा ही होंगे, क्लियर। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास किसी भी वेक्टर को सबसे पहले हम देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to a small charge component dq। तो बेटा डी क्या हो जाना चाहिए, एक बार फार्मूला लिख देते हैं बेटा, बाय द फार्मूला। तो बाय द फार्मूला आपके पास E इक्वल्स आपने खुद कैलकुलेट किया था 1/4πε0 Q/r², राइट है, ठीक। तो हमारे पास जो डी आ जाएगा उसकी वैल्यू 1/4πε0 आ जाएगी, और यहाँ पे Q की जगह बेटा क्या आएगा, स्मॉल चार्ज dq अपॉन डिस्टेंस क्या है r²। हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डी बेटा ये निकल के आ गया, क्लियर। अब हम इन दोनों का हमें डी का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, क्लियर। आपने 11th में पढ़ा होगा डी मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे बेटा ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, सपोज करिए ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और ये x एक्सेस के साथ a वेक्टर जो है हमारा थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो शायद आपने a का x डायरेक्शन में कंपोनेंट ax इक्वल्स a cos थीटा, और इधर y कंपोनेंट ay इक्वल्स a sin थीटा पढ़ा होगा। इसको आप लोग हैबिचुअली ये सोच के याद रखिए कि जिधर एंगल होगा उधर कास कंपोनेंट और उसके जस्ट परपेंडिकुलर में साइन कंपोनेंट होगा, ठीक है। और इस तरह से दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिए जाएंगे कि जिसको हम कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं वो दोनों के बीच में एग्जिस्ट करे, क्लियर। तो अगर आपका डी ये है, अल्फा एंगल ये है, तो बेटा इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो आपका डी कॉस अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी कॉस अल्फा। और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इधर डी साइन अल्फा भी तो हो जाएगा बेटा। ये डी हमने इसका कंपोनेंट किया है, तो हमारा डी कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में और डी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा अगर हम इस डी को कंपोनेंट में ब्रेक करें तो ये भी एंगल अल्फा है और डी है, तो इधर बेटा क्या हो जाएगा, डी कॉस अल्फा ही हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में डी साइन अल्फा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो ये क्लियर है। अब बेटा आप यहाँ पे देख लीजिए, अब हमारे पास डी और डी नहीं है, हमारे पास ये डी कॉस अल्फा ये हैं दो कंपोनेंट, और डी साइन अल्फा ये दो कंपोनेंट हैं। आप देख रहे हैं कि डी साइन अल्फा इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, और डी कॉस अल्फा यूनी डायरेक्शनल है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो
सो अब हम क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू बोथ कंपोनेंट ऑफ चार्ज, मतलब हमने जो दो कंपोनेंट लिए हैं, एक ये dq और एक ये dq, इन दोनों की वजह से कंबाइंडली क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आप ध्यान से देख सकते हैं, d cos अल्फा प्लस d cos अल्फा होगी, साइन अल्फा नहीं होगी, क्योंकि साइन वाला कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो चुका है। तो यहां पे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2de cos अल्फा आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से हमारा जो फील्ड है वो कितना आ रहा है, 2de cos अल्फा आ रहा है। क्लियर। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। हम ऐसा करते हैं, ये बेटा बीच का फिगर हटा देते हैं और इधर वाला भी बना रहने देते हैं और इधर वाला भी बना रहने देते हैं, किसी की जरूरत पड़े, हालांकि उसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। 2de cos अल्फा क्लियर है। सो रिजल्टेंट फील्ड, कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, एट P ड्यू टू होल रिंग। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब बेटा हमारी कोई भी चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या यूनिफॉर्मली ना भी हो, तो भी हम क्या करते हैं, हमारा इंटीग्रेशन का रियल रोल क्या होता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को ऐड कर देना। हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पहले वाला वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने पढ़ाया था कि जब हमें क्या करना था, एक वायर यूनिफॉर्मली चार्ज था और हमें फोर्स कैलकुलेट करना था, तो हमने भी उसमें एक स्मॉल कंपोनेंट ऑफ चार्ज अज्यूम किया था और उसकी वजह से हमने कैलकुलेट किया था, राइट। तो उसमें फिर बाद में हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन का रियल मतलब ही यही होता है कि उस तरह के जितने भी कंपोनेंट हैं मैं सबको ऐड कर देना। हम बेटा यहाँ भी वही करेंगे। हमें कैपिटल ई चाहिए, कैपिटल ई निकालना है। हमने दो कंपोनेंट ले रखे हैं dq। अगर हम इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दें तो शायद हमें इस पूरी रिंग की वजह से मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन, 2de cos अल्फा, या हम इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो अगर हम e इक्वल से निकालना चाहें तो बेटा d की वैल्यू रख दीजिए 2, d की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर इंटू cos अल्फा। तो बेटा अब आप ये बताइए cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी। बेटा ये एंगल अल्फा था, ये एंगल 90 है, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। शायद बेस आपका ये होगा और हाइपोटेनस आपका ये होगा, ये x था और ये क्या था, r। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन r लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत, ठीक। तो बेटा अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq, इस 2 को इस dq के साथ लगा दीजिए, तो 2dq अपॉन r स्क्वायर इंटू x अपॉन बेटा r, इतना आ जाएगा। बेटा आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जो इंटीग्रेशन होता है उसमें क्या होता है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं। कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। बेटा ये कांस्टेंट होगा। x, बेटा x एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, x भी बाहर आएगी। r, बेटा ये बताओ अगर x आपकी कांस्टेंट है इस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में, तो जितने भी r होंगी, मतलब जैसे ये रिंग है और इससे x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो इसके सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट को आप ड्रा करेंगे, सारी की सारी डिस्टेंसेस इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास r भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो बेटा r³ आ गया, क्लियर। अब हमारे पास अंदर क्या बच रहा है, 2dq। आपको लग रहा होगा 2 भी बाहर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि 2 बाहर आना चाहिए, लेकिन बात क्या है, हमारा इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, और यहाँ पे हमने इस सरकमफ्रेंस में कितने dq ले रखे हैं, 2। हम dq को क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे इसमें दो कंपोनेंट हैं, टोटल चार्ज q है
और हमने 2 dq ले रखे हैं, तो हमारा अगर सही में देखें तो 2 dq की वैल्यू हमारे पास क्या जानी चाहिए, q, मतलब सम ऑफ 2 dq, मतलब इस तरह के जितने भी आपके डायमीटर के एंड्स पे dq चार्ज आपने एज्यूम किए होंगे उन सब का सम क्या आएगा, q। तो बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा q, इसकी जगह q x अपॉन r क्यूब, ये काहे की वैल्यू है, e की। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि आप r के टर्म में अपना आंसर नहीं देंगे, क्योंकि r हमने एज्यूम किया है, हमें गिवन नहीं था। तो आप आगे देख लीजिए बेटा। अब ये बताइए, पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर दें तो ये वाली डायरेक्ट डिस्टेंस आपकी क्या थी, हाइपोटेनस थी। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा, आपकी हाइपोटेनस ये वाली डिस्टेंस थी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखें तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 1/2, ये r की वैल्यू आई। सो बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन बेटा क्यू एक्स अपॉन आर की जगह हम वैल्यू रख रहे हैं, तो आर की जगह हम रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर बेटा 3/2 आ जाएगी। 3 तो पावर है ही है और इसकी पावर 1/2 तो क्या आ जाएगी, 3/2। और हमारी यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी चार्ज्ड रिंग के एक्सेस पे। क्लियर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ।